हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो गाइस, रेट लॉ एक्सप्रेशन बेसिकली एक ऐसी एक्सप्रेशन है जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं। सो मैंने क्या कहा? मैंने कहा रेट लॉ एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है when rate of reaction is expressed in terms of concentration of reactant। तो जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दोगे सो वो एक्सप्रेशन यहां पे क्या बन जाएगी? रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब यहां पे एक वर्ड आता है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो गाइस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब यहां पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब यहां पे है, कंसंट्रेशन मतलब ये कंसंट्रेटेड ब्रैकेट और इसके अंदर अगर आप किसी रिएक्टेंट को लिख देते हो। तो मैंने क्या बोला यहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसका मतलब ये है कि जब आप किसी कंसंट्रेटेड ब्रैकेट के अंदर किसी रिएक्टेंट को लिख दोगे तो ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे हम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है A और इस रिएक्टेंट को मैंने रिएक्ट कराया B रिएक्टेंट के साथ एंड वी गेट C प्लस D एज अ प्रोडक्ट। तो ये है हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, एंड ये जो A और B है ये यहाँ पे हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। सो अगर मुझे इस रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखना है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखना है तो वो क्या बन जाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो कैसे करेंगे? सो गाइस देखो, जब भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखोगे तो ये किसको यहाँ पे फॉलो करता है? ये यहाँ पे फॉलो करता है लॉ ऑफ मास एक्शन को। लॉ ऑफ मास एक्शन जो आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 11th में। सो लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पे क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पे ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए। क्या बोला मैंने? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए। वहीं पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी। सो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं, वी गेट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। अगर आप इस प्रोपोर्शन साइन को यहां पे रिमूव करेंगे तो वी नो दैट वी गेट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है? k होता है एंड इट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b। सो गाइस, अगर आप यहां पे ढंग से देख रहे होंगे तो मैंने यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया है। सो ये रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या बन जाएगा? r बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इक्वल टू हो जाएगा k प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट a एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट B। सो ये हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये हमारे यहाँ पे बन जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन करने में आऊं, पहले इस लाइन को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो मैं कहूंगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट यहाँ पे कौन कौन है? रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पे? A एंड B के। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये है कि जब आप कंसंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर रिएक्टेंट लिख दोगे तो वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बन क्या जाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास A और B कोई रिएक्टेंट है, मैंने उसे रिएक्ट करा के C और D कोई प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पे जब आप रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखेंगे तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है जो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। और लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट B। और दोनों को कंबाइन करूंगा तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चल रहा होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A एंड B। जब ये प्रोपोर्शनल साइन हम यहाँ पे हटाएंगे तो वी गेट अ कांस्टेंट, जो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? k मिलेगा। सो अगर आप इस रिएक्शन को ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में लिख दिया है, तो ये क्या बन जाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा। k ऐसे उतर जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, जहां पे r क्या बन गया? r हमारा बन जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन।
रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा ये बन जाएगा, जहां पे वेयर के बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहां पे के को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसे कहा जाता है। तो थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं इसको भी। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने ये पता किया कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसकी जनरल इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू K A कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। सो अगर सपोज मानिए आपको डिफाइन करने को आ गया कि बताइए व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है गाइस, हम कहते हैं कि इफ कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B, अगर कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B क्या हो जाए, 1 हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए। 1 मोल पर लीटर का मतलब ये है कि अगर ये यूनिटी हो जाए, तो अगर ये दोनों यूनिटी हो जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे जो आपका K होगा, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा। सो गाइस अगर हम लोग A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन को 1 ले लेते हैं, 1 मोल पर लीटर ले लेते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जो हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन के। और इस इक्वेशन से आपको एक चीज और दिख रही होगी कि हमारा जो K होता है, जिसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, वो किसी भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हो कि जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर वो दोनों एक हो गए तो K किसके इक्वल हो जाता है, R के इक्वल हो जाता है, जिसे रेट लॉ कहा जाता है, या फिर आप इसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। सो गाइस लेट अस अज्यूम अ रिएक्शन, मैं एक रिएक्शन को अज्यूम कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2Na, मैंने इसको रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ एंड वी गेट अ प्रोडक्ट जो हमें मिला यहाँ पे 2NaCl, ठीक है। सपोज मानिए ये जो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे स्मॉल a है, और ये जो Na आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कैपिटल A है। वहीं पे ये जो 1 कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है ये स्मॉल b है, और Cl यहाँ पे क्या है, कैपिटल B, एंड वी गेट, हमें क्या मिला इसके जगह पे, हमें इसके जगह पे मिला प्रोडक्ट, ठीक है। सो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो हमें क्या पता चलेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A, जो ये है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट। वहीं पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो आपको पता चलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B और उसकी पावर क्या हो जाएगा, स्मॉल b। दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट, जो A और B है। और इसे हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B, जो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है। वहीं पे अगर मैं प्रोपोर्शन साइन को हटाऊंगा तो हमें पता चलेगा जब प्रोपोर्शन साइन यहां पे रिमूव होगा तो वी गेट अ कांस्टेंट जिसे कहते हैं K, और ये बन जाएगा A की पावर A और ये बन जाएगा B की पावर B। सो गाइस अगर मैंने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू K बन जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा A की पावर A के, और ये बन जाएगा आपका B की पावर B के। सो ये हो गई जनरल इक्वेशन किसकी, रेट लॉ एक्सप्रेशन की इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। सो गाइस यहां पे मैं एक चीज और कर सकता हूं कि जो R है वो K है और A और B क्या है, यहां पे रिएक्टेंट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उनकी पावर यहां पे क्या हो जाएगी, A प्लस B हो जाएगी गाइस। सो R इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, K यहां पे क्या है, रेट कांस्टेंट जिसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ये है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिनकी पावर क्या है, A और B है। सो गाइस यहां पे ये जो A प्लस B आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं N, और व्हाट इज N, N यहां पे होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे A प्लस B जो पावर का सम है वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक चीज मैं आपको और बोल देता हूं कि यहां पे जो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होकर निकलता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके इसे निकाला जाता है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन का मतलब यहां पे क्या है गाइस, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन का मतलब यहां पे ये है कि जब आप यहां पे आएंगे, मैंने यहां पे कोफिशिएंट 2 है तो इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि यहां पे इसकी पावर भी 2 होगी।
यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी इसकी पावर 1 होगी। ये जो रिएक्शन मैंने आपको लिख के दी है ये रिएक्शन है एक थ्योरेटिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे जो ऑर्डर निकलेगा वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाएगा। इट मींस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो भी चीज थ्योरेटिकल निकली जाती है ये थ्योरेटिकल चीज है, थ्योरेटिकल चीज हम एज इट इज लिख देते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो ऑर्डर है या फिर आप कह सकते हो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये दोनों कैसे निकाले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकाले जाते हैं, ना कि केमिकल रिएक्शन को देख के निकाले जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये है कि ये जो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिख रहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कैसे निकलता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकलता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकलेगा। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्वेशन लोगे, देन जाके आपको ये ए और बी की वैल्यू और रेट लॉ एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको मिलेगी, ना कि आप केमिकल रिएक्शन को देख के उसकी वैल्यू लिख सकते हो। तो आपको दो चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ए और बी जिसे हम एन कहते हैं वो क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकाले जाते हैं। एक चीज और बता देता हूं कि जब भी आप ऑर्डर को निकालोगे, ऑर्डर को निकालने का एक ही तरीका है, ऑर्डर तभी निकलेगा जब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में पता होगा। तो कैसे निकलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया कि इन अ रिएक्शन आपको एक रिएक्शन देती, सपोज मानिए A प्लस B गिव्स C प्लस D, और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया कि K है, A की पावर यहाँ पे क्या है हाफ है और B की पावर यहाँ पे क्या है 3/2। बोला फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को, तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल है, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे n होता है और वो क्या होता है सम ऑफ पावर होता है, और सम ऑफ पावर यहाँ पे क्या है 1/2 प्लस 3/2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर कितना मिल जाएगा 4/2, ये निकल जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर की ये क्या होगी रिएक्शन होगी, जो कैसे निकली, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकली विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू। तो यहां से एक पॉइंट और चीज पता चल गई कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में भी है। सो ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, होल नंबर पे तो हो गई, होल नंबर पे तो हो गई, होल नंबर मतलब 0 हो सकता है, ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, होल नंबर पे तो ऑर्डर हो गई, लेकिन याद रखिएगा फ्रैक्शन में भी ऑर्डर हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ऑर्डर हो सकता है। सो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ऑर्डर आपका हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। सो ऑर्डर ऑलवेज इन होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये थे कुछ डेरिवेशन जिससे हम लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन को क्या किया, डिफाइन किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सो गाइस ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें रिएक्शन बोली गई है कि जब मैंने ए को बी के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट मिला, जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको ये गिवन है। आपको क्या निकालना है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। सो आप जब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो मैंने आपको कहा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो तभी निकलेगा जब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन मिलेगा। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास ये है, तो आप कैसे निकालोगे, आप 1 को प्लस कर दोगे 2 से, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना निकल जाएगा, इसका थर्ड ऑर्डर की ये रिएक्शन होगी। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो होता क्या है, ये सम ऑफ पावर होता है। तो सम ऑफ पावर मतलब हाफ प्लस 0। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑर्डर आपके यहाँ पे क्या है, हाफ ऑर्डर की ये क्या है, रिएक्शन है। वहीं पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बोला ए कोई रिएक्टेंट है, मैंने उसे बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करा के सी और डी बनाया। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, तो अगर मुझे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है जिसे n कहते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, इसकी पावर यहाँ पे 1 है प्लस 1/2 आप करोगे तो एक्चुअल में ये कितना निकल जाएगा, आपका 3/2 निकल जाएगा। तो 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सो गाइस आपको एक चीज ऑलवेज कीप इन माइंड रखनी है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकाला जाता है, ना कि केमिकल रिएक्शन को देख के निकाला जाता है। सो जब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकालोगे। कैसे, बाय सम ऑफ इट्स पावर। तो पावर का सम कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट याद रखना ऑर्डर जो होता है वो होल नंबर में तो हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में भी हो सकता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो गाइस प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।